गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज है 25 अगस्त एंड इट्स 9:30 AM। सो अभी बहुत से लोगों को मैंने ग्राउंड पर देखा है कि वो फॉर्म 7, फॉर्म 8 और फॉर्म 6 और नोटिस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं ज़्यादा कि पहले क्या करें और पहले क्या ना करें। तो अभी इस वीडियो में आपको बड़े आसान अंदाज में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है और इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबको पता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ड्राफ्ट लिस्ट आपको बताऊं तो ड्राफ्ट लिस्ट कुछ ऐसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की ली है एक वार्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए, ये ड्राफ्ट लिस्ट होती है, ये नेम। अब इन वोटर का देख लेते हैं। यहाँ पे वोटर आईडी मेंशन है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स है। तो एक वेटर को करना क्या चाहिए, जब मैं ओपन करता हूँ ड्राफ्ट लिस्ट तो मैं अपना नेम देखता हूँ और मेरे फादर नेम, और कोई फीमेल है तो हस्बैंड नेम देखता हूँ, हाउस नंबर और एज और जेंडर। तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि मेरे पास अगर एसएससी है या पासपोर्ट है, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट ले लेते हैं या एसएससी ले लीजिए और आपका आधार ले लीजिए। अगर ये आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है तो आप अपना नेम एज़ पर एसएससी देखें या पासपोर्ट देखें। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट अपना नेम देखें और आपके हस्बैंड का नेम या फादर का नाम देखें और हाउस नंबर देखें आधार कार्ड में, और एज आपकी कैलकुलेट करके देखें ये एग्जैक्टली इन डिटेल से मैच हो रहा है या नहीं। ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद। अगर आपका एग्जैक्टली इन 5 डिटेल से मैच हो रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर इस वोटर का नाम स्वप्नम दोसापल्ली है, अब वहाँ पे दोसा की जगह पे DOSH आ गया, आपके वोटर दो वहाँ पे एसएससी में SH है मगर यहाँ पे SA है, तो आपको फॉर्म 8 की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म 8 का काम यही है कि एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, जो हमारी ड्राफ्ट लिस्ट है अभी वो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है, इसमें चेंजेस करने के लिए ही फॉर्म 8 होता है। तो फॉर्म 8 के ज़रिए आप अपने पहले ये नेम्स को या डिटेल्स को, हाउस नंबर हो या एज हो, रिस्पेक्टिव प्रूफ लगाकर, एसएससी लगाकर या पासपोर्ट लगाकर या आधार लगाकर आप कर सकते हैं। एंड अनदर डाउट ये है लोगों का, अगर कुछ बड़े लोग होते हैं उनके पास आधार के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आधार ही होता है, उनके पास कुछ नहीं है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, उनके पास आधार के अलावा कुछ नहीं होता। तो फिर वो आधार से चेक करेंगे, टैली करेंगे और आधार ही प्रूफ लगाएंगे फॉर्मेट पे। और फॉर्मेट भरना कहाँ है, और अब ऑब्वियसली आपको ये डाउट आ रहा होगा, तो फॉर्मेट यहाँ पर है इस टाइप में। आप जब आप voters.eci.gov.in खोलेंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म 6 लिखे हुआ है, फॉर्म 7 लिखे हुआ है डिलीशन बोल के, और फॉर्म 8 बोल के यहाँ पे है। अब आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्म 8 है, यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि फिल फॉर्म 8 टू गेट एपिक विथ अपडेटेड और रिप्लेसमेंट और मार्किंग ऑफ PWD। तो अब मैं जब फिल फॉर्म 8 के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको लॉगिन पूछेगा। अगर आपका इस ECI के पास अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी तो आप लॉगिन होके फॉर्म 8 भर सकते हैं, वरना साइन अप कर लीजिए और कुछ 1 मिनट के काम है, वो डिटेल्स भर दीजिए, आपका साइन अप हो जाएगा। फिर उस नंबर से लॉगिन करके आप फॉर्मेट भर सकते हैं। फॉर्मेट कैसे भरना है क्या नहीं, मैंने ऑलरेडी सेकंड वीडियो पे सेकंड वीडियो में बताया गया है ऑलरेडी, उस पर क्लिक करके आप आगे देख सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं ये फॉर्मेट के ऊपर। और एक बात याद रखें कि नोटिस और फॉर्म 8 और फॉर्म 7 और फॉर्म 6 ये पैरेलली चलते हैं। आप एक दूसरे से इसको क्लब करके कंफ्यूज मत होइए। नोटिस का काम पैरेलली चलते रहता है और फॉर्म 8 का काम, फॉर्म 7 और फॉर्म 6 का काम पैरेलली चलते रहता है। ये लास्ट में जब हियरिंग पे जाओगे ना, ये 100 फॉर्म 8, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 जब कोई वोटर भरता है या नोटिस का कोई वोटर रिप्लाई करता है तो डायरेक्टली जाकर मिलते हैं लास्ट पे ERO के पास। ERO के पास इन सब का एक्सेस होता है कि इस बंदे का नाम गलत था तो इसने फॉर्म 8 भरा, इस बंदे का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया था इसलिए इसने फॉर्म 6
6 भरा तो उसके पास पूरा एक्सेस होता है उसके बाद वो बंदा ERO डिसीजन लेता है। तो ERO के पास ही आपके सब चीज़ें जाना चाहिए, पर आपको ये प्रोसीजर वाइज पैरेलली फॉलो होना पड़ेगा। तो अभी हम फोकस कर रहे थे फॉर्मेट पे, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर इस बारे में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलो अभी आते हैं फॉर्म 6 पर। अब देखते हैं कि फॉर्म 6 भरते कब हैं। देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये ड्राफ्ट लिस्ट में चेक कर रहा हूँ, पर मेरा नाम मिल ही नहीं रहा है। और मैंने ECI नेट ऐप पर भी जाके मेरी वोटर ID मारा, पर वहाँ पर नो डाटा फाउंड बोल के बता रहा है। तो इसका मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाकर फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 6 भरने के बाद, फॉर्म 6 होता ही इसीलिए है 2 चीज़ों के लिए, कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिल फॉर्म 6 करें, आ जाएगा। अगर आपका कोई वोटर मतलब घर पे कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया है जो 10 अक्टूबर 2026 तक 18 ईयर्स का हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ मेरा भाई 10 अक्टूबर तक 18 ईयर्स का हो जाएगा तो उस बंदे के लिए भी फिल फॉर्म 6 होता है। तो फॉर्म 6 फिल करने से पहले आपके पास आधार कार्ड और SSC या पासपोर्ट रेडी रख लें। फॉर एड्रेस प्रूफ आधार रख लें या पासपोर्ट रख लें। तो और आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड। ये 3 चीज़ें रेडी रखकर आप ये फाइल फॉर्म 6 पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो ईज़िली कोई भी पढ़ा लिखा बंदा भर सकता है। अगर आपको नहीं आता तो कोई आपके पड़ोस में एक्सपर्ट है या इंटरनेट की शॉप पर जाकर आप बिल्कुल भरवा ले सकते हैं। ये हो गया फॉर्म 6 एंड फॉर्म 8। फॉर्म 7 के बारे में हम डिस्कस ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये नेम डिलीट करने का है। कोई भी अपना नेम इलेक्टोरल रोल से डिलीट नहीं करता। कोई ऑब्जेक्ट करा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मोहम्मद है, मोहम्मद इनएलिजिबल है और उसको वोटर रोल में ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, वो आ गया, तो अब कोई बंदा बदमाशी करके फिल फॉर्म 7 भर सकता है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करके आपके दुश्मनों को चांस नहीं देना चाहता, जस्ट किडिंग। तो अब आपको आसान भाषा में समझ आ गया कि फॉर्मेट का यूज़ क्या है, फॉर्म 6 का यूज़ क्या है एंड फॉर्म 7 का यूज़ क्या है। तो इसी को, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ही नोटिस ये ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स फेज बोलते हैं। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस बोल के आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। CEO तेलंगाना पे आप जाइए, आपको पूरा शेड्यूल दिखेगा। देखिए ये जो SIR शेड्यूल है ना, इसमें पीरियड ऑफ फाइल्स फिलिंग एंड क्लेम्स बोल के बता रहा है। अभी आपको बता दें, हाँ यहाँ पर फाइल क्लेम्स 17 अगस्त टू 16 सितंबर। तो इसी को, ये जो क्लेम्स होते हैं ना, फॉर्म 6 फॉर्म 8 क्लेम होता है और ऑब्जेक्शंस फॉर्म 7 होता है। तो इसी का डेट है लास्ट 15 सितंबर और 16 सितंबर कुछ है, एक ही महीना है आपके पास। ये करना है आपको। ये एक पैरेलल प्रोसीजर है, इसका लिंक नोटिस से नहीं है, वो लास्ट में मिलेगा। अब आ जाते हैं नोटिस के ऊपर कि अभी मैंने फॉर्मेट भर दिया, पहले मैंने ड्राफ्ट ही चेक की, मेरा नाम आया तो मैंने, अगर कुछ मिस्टेक्स है तो फॉर्मेट भरूंगा, कुछ मिस्टेक्स नहीं है तो मैं डायरेक्टली नोटिस है या नहीं उसके ऊपर चले जाऊंगा। बट अगर मेरा नाम ही नहीं है तो तब मैं सीधा फॉर्म 6 भरूंगा और कंटिन्यू हो जाऊंगा। फिर मुझे आगे नोटिस आएगी या नहीं वो अलग प्रोसीजर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नोटिस के ऊपर। नोटिस क्यों आती है? जो ड्राफ्ट लिस्ट में नेम है उन लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोग, अब ये ड्राफ्ट लिस्ट जितने भी नेम्स बता रहे हैं आपके, इन लोग के SIR कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे SIR में नेम कुछ अलग था और आज की इस ड्राफ्ट लिस्ट में कुछ अलग है, डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे 8 to 10 कैटेगरीज ECI ने बनाया है, तो वो उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज और एनोमलीज। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन के मुताबिक, तो उसमें वो फ्लैग करता है सॉफ्टवेयर और उनको नोटिस आती है। और एक दूसरे टाइप की नोटिस ये है कि किसी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, नो मैपिंग्स टाइप ऑफ नोटिस, समझ रहे आप। SIR से कुछ भी लिंक भी नहीं करे
और मिला भी नहीं रिकॉर्ड, तो वो एसआईआर के फॉर्म में हमने कुछ भरा ही नहीं था, सिर्फ थर्ड कॉलम में भरकर हमने बीएलओ को दे दिया था। ड्राफ्ट लिस्ट में उनका भी नेम आएगा ऑब्वियसली। तो अब उनको नोटिस आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये मेरे कस्टमर थे। अब इनके माँ बाप बचपन में ही गुज़र गए थे। तो अभी ये लोग माँ बाप बचपन में ही गुज़र गए थे। अभी ये नॉन मैपिंग्स के नोटिस आ गई है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये इनका नाम है सैयद यादुल। इनके माँ बाप बचपन में गुज़र गए थे। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, नाना नानी से भी नहीं मिला, दादा दादी से भी नहीं मिला, पेरेंट्स का भी नहीं मिला। तो अभी ये जस्ट फॉर्म भर के दे दिए थे, ड्राफ्ट लिस्ट में नेम आ गया, पर नोटिस चेक करने पर नोटिस आ गई। अभी आपको यहाँ पर नोटिस में दिखाएगा क्या, देखिए नेम आपका पूरा पार्ट नंबर वगैरह सब दिखाएगा। यहाँ पर हियरिंग डेट है 2 सितंबर 2026 और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए बोल रहा है। अब इसका ये है सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस। इसमें सिर्फ आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है, बस उतना ही। इस पे रीज़न नहीं देता। इसके लिए आपको फिज़िकल नोटिस का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसको रीज़न को डिटेल से स्टडी करना पड़ेगा, देन आपको पता लगेगा कि क्यों आपको नोटिस दी है। उसी रीज़न के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स देना। अब मुझे पता है कि इनकी नहीं थी नो मैपिंग्स, इनका मैपिंग कुछ नहीं था, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि क्यों नोटिस आई है इन्हें, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं अब इनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के इसमें लगे हुआ हूँ, क्योंकि इनके पास आधार के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसके लिए इनका आइडेंटिटी प्रूफ करना होगा। ये डॉक्यूमेंट जो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट है ना, इसके अंदर 11 और 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो इनकी आइडेंटिटी प्रूव करे, वो डॉक्यूमेंट को मैंने लगाना होगा। फिर डॉक्यूमेंट 2 स्टार दिख रहा है, मतलब इनको एक ही बंदे को 2 डाउट्स है उनके पास, या इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि 2 नोटिसेस आ चुके हैं। स्टार मार्क दिख रहा है, मतलब मैंडेटरी 2 डॉक्यूमेंट्स मिनिमम लगाना ही लगाना है इनको। तो अभी डॉक्यूमेंट 2 में इनके पेरेंट्स की लीनिएज हमें साबित करनी पड़ेगी। तो ऐसी कुछ नोटिस होती है। और आप मेन पॉइंट ये याद रखें कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें या ना करें। आप ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बीएलओ के पास जाके कर सकते हैं। आप बीएलओ के पास से करें ऑफलाइन या आप ऑनलाइन करें, आपको हियरिंग को जाना ही जाना है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर। ईआरओ के सामने जाना ही होगा। तब ईआरओ क्या है, आपके इस वोटर आईडी पे देखेगा। अब यहाँ पे आपको समझने आएगा कि फॉर्म 8, फॉर्म 7, फॉर्म 6 और नोटिस कैसे कनेक्ट होते हैं। जब ईआरओ बैठेगा तो उसके सिस्टम में बताएगा कि इस वोटर आईडी पे फॉर्म 8 लगाया गया है, फॉर्म 6 लगाया गया है या फॉर्म 7 लगाया गया है। नोटिस के ऑलरेडी उन्होंने अपलोड कर दिया है, वो सब उसके एक स्क्रीन पर दिखेगा। उस हिसाब से वो अपना फैसला लेकर आपको फाइनल रोल में डालना है या नहीं वो करेगा। तो अभी प्रोसीजर वाइज हमको फॉर्म 8 और फॉर्म 6 पैरेलली करते रहना है और नोटिस का जवाब भी पैरेलली देते रहना है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे पूरी सॉल्व हो चुकी है। तो अभी इस हियरिंग को इनको जाना ही होगा विद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद इनका फैसला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन सॉल्व हो गई है और आप अच्छे से अपनी नोटिस का जवाब दोगे। पहले फिज़िकल नोटिस अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद डिसाइड करें कि बेस्ड ऑन द रीज़न कि उन्होंने आपको क्यों नोटिस दिया है वैसे डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। इन डायरेक्टली उनका प्रॉब्लम है लीनिएज से, आपका लिंक से, बट आप डायरेक्टली जाके कैस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे स्क्रॉल करके लगा देने से नहीं होगा। लॉजिकली सोचें, दिमाग से सोचें। वो क्यों पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपकी एसआईआर रिकॉर्ड शायद किसी और से गलत से मैपिंग हो गई है, तो मतलब आपका एसआईआर रिकॉर्ड अपलोड करना होगा और आपका एसएससी मेमो आपके फादर नेम क्लियरली दिखे, तो उस तरीके से आपको अपलोड करना होगा। डायरेक्टली मैं जाकर कैस्ट सर्टिफिकेट लगा देता हूँ, माई परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड लगा देता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको पहले लॉजिकली सोचना होगा कि क्यों उन्होंने नोटिस दिया, फिर उसके बाद
आप अकॉर्डिंगली वो डॉक्यूमेंट अपलोड या करेंगे या ऑफलाइन पेश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको रखते हैं और उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो जल्द आएगी। आपके डाउट्स और क्वेरीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी, अगर वीडियो की ज़रूरत है तो आएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।